हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। वेलकम है आपका हमारे इस तूफानी बैच में, जिसमें हमने साइंस में आपका विद्युत धारा शुरू कर रखा है चैप्टर। और इसमें आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है ओम का नियम। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था विद्युत विभव और विभवांतर। हमने इसमें अंतर समझा था, और जिसने वीडियो नहीं देखी है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आराम से जाइए और वहां पे आप वॉच कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आइएगा, क्योंकि अगर वो समझ नहीं आया तो आज का नियम आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओम का नियम कहता क्या है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली डेफिनेशन उठ के आती है पेपर में लिखने को। ठीक है, डेफिनेशन बोल रही है, ध्यान से समझना डेफिनेशन बोल क्या रहा है। डेफिनेशन कह रही है कि स्थिर तापमान पर दो बिंदुओं के बीच एक चालक में प्रवाहित होने वाली धारा दो बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होती है। ध्यान से समझना कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि हमने जो तापमान लिया है अपने पूरे स्ट्रक्चर में फिजिक्स के, वो अभी फिलहाल स्थिर है, कांस्टेंट है, मतलब हमने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी। उसके बाद वो कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच एक चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, मतलब यहाँ पे हमने एक चालक ले लिया है। देखो, जिसे चालक नहीं पता हो, पिछली क्लास में मैंने बता रखा है चालक क्या होता है। चालक कंडक्टर होते हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो हो जाएंगे, तो उसमें बिजली आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ आई? तो ये जितने भी चालक होते हैं, अब उसमें वो कह रहा है कि हमने एक चालक ले लिया, उस चालक में दो बिंदु बनानी है हमको, तो उस चालक में हम दो बिंदु यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है भैया, एक का नाम ए दे दो, एक का नाम बी दे दो। अब वो कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच जब वोल्टेज आना शुरू हो जाएगा, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह हो जाएंगे, आप इसका मतलब आपके पास कुछ ना कुछ इसमें वोल्टेज आ जाएगा, मतलब बिंदुओं पर वोल्टेज आ जाएगा, बिजली आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, इस वोल्टेज के आने की वजह से अब इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा भी तो आएगी। अब ये इस चालक में क्या आएगी, धारा भी उत्पन्न हो जाएगी। हाँ भी, जिसकी वजह से आगे आपका प्रोसेस प्रोसीड होता है इलेक्ट्रिसिटी का। समझ आई? तो यहाँ पे जो आपके ये वोल्टेज आ रही है, और वोल्टेज जो आपका वोल्टेज आ चुका है यहाँ पे, उसके बाद जो धारा उसमें प्रवाहित हो रही है वो आपके वोल्टेज के समानुपाती होती है। मतलब ये और ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर काम करेंगे, बिल्कुल बराबर होते हैं। तो यहाँ से ये चीज हमारी बन के आई है कि जो हमारा वोल्टेज होता है वो समानुपाती होता है प्रवाहित धारा के। गॉट इट? समझ आया? ठीक है, अब यहां पे देखो, ये अगर मैं एग्जैक्टली आपको समझाना चाहूं तो इसमें ये कह रहा है, हमारा क्या निकल के आया, हमारा एक तो विभवांतर निकल के आया है, और क्या निकल के आया, एक धारा। ओम एक वैज्ञानिक थे। अब समझते हैं ओम थे क्या। ओम का जो नियम है, वो ओम खुद एक साइंटिस्ट है, नामक, ठीक है, नामक एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है, जॉर्ज साइमन ओम। इनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम है। ठीक है, इन्होंने 1827 से 1828 में ये एक्सपेरिमेंट दिया था। राइट? पहले के टाइम में क्या होता था कि भैया जितने भी आपके वैज्ञानिक आपने देखे होंगे, अपने ही नाम पर अपना नियम दे देते थे, ताकि उन्हें आगे, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उनमें हमें इजीली हो जाए समझने में कि हाँ जी ये इसी का नियम था। राइट? तो उन्होंने अपने ही नाम पर, ओम के नाम पर ऐसा नियम दे दिया। और ये जो चीज उन्होंने करके देखी, जो मैंने आपको बताई, ये उन्होंने करके देखा था। उन्होंने क्या देखा था कि अगर मैं कोई वोल्ट, अब जैसे उन्होंने 2 वोल्ट ले लिया, सपोज करो 2 वोल्ट की हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ले ली, बैटरी ले ली, उसमें हमने धारा क्या करी, प्रवाहित करी। देखो, यहाँ भी सारा खेल किसका है, धारा और वोल्ट का। समझ आई? तो यहाँ पे जब मैंने धारा प्रवाहित करी तो बल्ब जला, बल्ब ग्लो हुआ, लेकिन वो बहुत धीमी ग्लो में था, मतलब बहुत कम ग्लो हुआ। समझ आई? लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने क्या करा, अपना दिमाग चलाया, उन्होंने सोचा कि अगर मैं वोल्ट बढ़ा दूं, अगर उन्होंने वोल्ट, अब देखो 2 वोल्ट की जगह उन्होंने कम से कम 5 वोल्ट ले लिया, तो काफी बढ़ा लिया उन्होंने अपनी तरफ से। तो जब उन्होंने बैटरी बढ़ाई, वोल्ट बढ़ाया, और उसके बाद जब धारा इसमें प्रवाहित हुई, तो बल्ब जला एज कंपेयर, पहले वाले के कंपेयर में वो ज्यादा ग्लो हुआ। क्या हुआ? ज्यादा ग्लो। अब यहां से उनको नियम पता चल गया कि भैया ये तो
दोनों में संबंध उत्पन्न कर रहा है, इन दोनों में एक रिलेशन आपको बता रहा है, इसलिए उन्होंने अपने नियम में ये ऐड करा कि भैया मैं आपको संबंध बताऊंगा, किसमें, धारा में और विभवांतर में, मतलब I में और V में, जो कि इन्होंने हमें दे दिया। समझ आई? समझ आई? ध्यान से समझते हैं और आगे देखो। अब वोल्ट इज इक्वल टू, क्यों मैंने बताया था आपका समान है। अब यहां से ये जो हम समानुपाती का जो हमने साइन लगाया है, ये हटकर आपका R बन जाता है। मल्टीप्लाई में आपका धारा तो है ही। अब आप पूछोगे कि मैम R क्या कहला रहा है? यहाँ पे R जो होता है वो होता है आपका प्रतिरोध, ये आपका प्रतिरोध होता है। समझ आई? इसके बारे में अब हम डिटेल में कवर करेंगे, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों ये आपका एक फॉर्मूला बन के आया यहाँ पे ओम के नियम का, ठीक है। तो इसे हम 1 मार्क कर लेते हैं, आगे हमें इजी होगा पहचानने में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रतिरोध की डेफिनेशन। तो बच्चों अब हम देखते हैं डिटेल में कि प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या होती है, कहता क्या है ये। इसका मतलब ये है कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये कह रहा है कि भैया कोई चालक है, अब किसी चालक में आपका वोल्ट भी प्रवाह होगी तो आपकी धारा भी होगी, है ना। तो अगर जैसे ये कोई चालक है, अब इसमें मैंने आपको अभी अभी बताया था कि भैया इनके दो बिंदुओं के बीच हमने वोल्ट बढ़ा रखी है, और बढ़ाने के चक्कर में क्या होगा, आपका बल्ब ज्यादा ग्लो होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें धारा भी रहेगी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है कि धारा भी रहेगी। तो R यहाँ पे, R बोले तो प्रतिरोध, देखो प्रतिरोध का जो प्रतीक होता है वो R होता है, कैपिटल R, स्मॉल r नहीं लिखना, कैपिटल R होता है, ठीक है। अब ये प्रतिरोध क्या काम करेगा, ये धारा का विरोध करेगा, ये धारा में रुकावट डालेगा, बाधा डालेगा। समझ आई? जैसे कि ये धारा आ रही है, इसमें रुकावट डालेगा, इसे उल्टा करने की कोशिश करेगा, इसका अपोजिट काम करेगा। समझ आया? ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया था, वोल्टेज आपका समानुपाती था किसके, धारा के, ये निकल के आया था। उसके बाद हमने क्या करा था, इसको हटाने के चक्कर में हमने यहाँ पे R का प्रयोग किया था, किसने, ओम ने। तो यहाँ पे जो R की बात हुई थी वो आपका प्रतिरोध था, है ना। अब ये प्रतिरोध ध्यान से समझना कहता क्या है, हमें इतना तो पता चल गया कि ये धारा के अपोजिट काम करता, उल्टा करता है। क्यों? क्योंकि वो उसे रुकावट डालने की कोशिश करे, ये दोनों आपस में दुश्मन मान सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें ये क्या होगा, ध्यान से समझना कि तो ये प्रतिरोध जो है आपका, ये किसके समानुपाती है, ये हमारा वोल्टेज के समानुपाती है। मतलब ये वोल्टेज के साथ साथ बहेगा, ठीक है। इसके क्या है, समान है, तो इसलिए हमने समानुपाती का यहाँ पे साइन लगा दिया। लेकिन अगर मैं इसके साथ, किसके साथ, प्रतिरोध के साथ अगर मैं धारा की बात करूं, किसकी बात, I की बात करूं, तो ये भैया धारा के तो दुश्मन है, ये धारा का विरोध करेगा। तो विरोध करने की वजह से यहाँ पे हम अनुक्रमाती का आपका साइन लगा देंगे। समझ आई? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सॉरी I के, किसके, I के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका धारा के, ठीक है। मतलब कि मैं जितनी धारा बढ़ाऊंगी ये प्रतिरोध उतना ही कम होता जाएगा, मतलब जितनी धारा और आने की कोशिश करेगी ये प्रतिरोध और कम होता जाएगा। तो ये ऐसा क्या है, विरोध कर रहा है। तो यहां से हमारा, और अगर यहां से हमारा ये आपको फॉर्मूला बनके रेडी हो गया है। अगर मैं इसे ग्राफ की फॉर्म में देखूं, अगर मैं इसे ग्राफ की फॉर्म में देखूं, ध्यान से समझना ग्राफ की फॉर्म में क्या दिखाएगा। देखो अगर ये I और R में ही हम संबंध देखेंगे, किसमें, ओम ने I और R में संबंध दिया था। वो संबंध बोल रहा था कि जितना आप R और I और R का मतलब जितनी आप धारा बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस से कम करता रहेगा, है ना। तो मतलब मैं जितनी धारा बढ़ाऊंगी ये रेजिस्टेंस ना कम होता रहेगा। तो ये समानुपाती नहीं है, एक दूसरे के समान नहीं बहेगा, ये एक दूसरे के अपोजिट काम करेगा, ठीक है। और एक ग्राफ आपका और है जिसमें हम बात करेंगे धारा की और आपके वोल्टेज की, ठीक है। यही हमने सबसे पहले निकाला था V और I, है ना। तो ये देखो ये एक दूसरे के समान है, मतलब जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उतनी धारा ज्यादा बहेगी। तो इसमें क्या हो रहा है, एक समान बहेगा। तो मतलब मैं कह सकती हूँ ये एक दूसरे के दोनों के क्या है, समान है, समानुपाती है। तो यहाँ पे जितनी वोल्टेज आप बढ़ाओगे उतनी धारा बढ़ेगी, फिर जितनी बढ़ाओगे उतनी अगेन धारा बढ़ेगी। तो ऐसे करते करते ये एक दूसरे के क्या है, समान, ठीक है। समझ आई? तो ये आपको ओम ने बताया था ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा ना, ये y अक्ष होता है और ये x अक्ष होता है, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका है यहाँ तक
कि भैया प्रतिरोध कहता क्या है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप। बच्चों चलो अब आगे देखते हैं हम। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि प्रतिरोध कह रहा है कि भैया अब हम चालक में देखेंगे कि किस चीज पे प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, मतलब कंडक्टर में जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसमें हम चेक करेंगे कि वो किस चीज पे निर्भरता रखता है। तो जो पहली निर्भरता है वो है लंबाई के ऊपर। किसके ऊपर? आपकी लंबाई के ऊपर। मतलब हम इसे एल से डिनोट करते हैं, छोटे एल से, कि जितनी आपका जो चालक होगा, जो आपका चालक है उसकी जितनी लंबाई होगी, जितनी लंबाई उसकी होगी उतना ही आपका प्रतिरोध ज्यादा बनेगा। अगर मैं ज्यादा लंबी तार ले रही हूं, मतलब ज्यादा लंबा चालक ले रही हूं, तो उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंट बढ़ेगा। समझ आई? और दूसरा आपका कह रहा है कि क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल, अगर मैं कोई मोटा चालक लूं, जैसे कि इसका जो आपका रेजिस्टेंट है वो उल्टा रहेगा क्षेत्रफल के। अगर मैं एरिया मोटा लूं, मतलब मोटा वाला चालक लूं, तो क्या होगा? एरिया बढ़ा दिया मैंने, मोटा चालक ले लिया, तो आपका रेजिस्टेंट कम हो जाएगा, मतलब प्रतिरोध क्या होगा? बहुत कम होगा। इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे धीरे फ्लो करेंगे। अगर उसी जगह आप कोई पतली सी तार लो, कोई पतली सी तार लो, तो उसमें आपका रेजिस्टेंट ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कैसा हो गया? एरिया इसका कम हो गया, और एरिया कम होने के वजह से आपका जो रेजिस्टेंट है वो कैसा आएगा? ज्यादा आएगा। तो ये हम कह सकते हैं यहां से कि अगर आपकी जो तार है, तार यहाँ पे हमने चालक की बात करी है, जो आपका चालक है अगर वो कैसा है? मोटा है, अगर उसका एरिया या कह सकते हो आपको क्षेत्रफल मोटा है, तो क्या होगा? आपका रेजिस्टेंट मतलब प्रतिरोध कम आएगा। प्रतिरोध क्या होगा? कम आएगा, क्योंकि उसे इतना स्पेस मिल गया है कि वो धीरे धीरे फ्लो करे। अगर वो पतला हो, मतलब उसमें जो आपका क्षेत्रफल है उसका थोड़ा कम हो, तो वो आपस में लड़ेंगे नहीं, फटाफट फटाफट चले जाएंगे आगे। समझ आई? तो उसमें यही कह रहा है कि रेजिस्टेंट का जो निर्भरता है वो एक तो आपकी लंबाई पे होती है और दूसरी आपकी एरिया पे वो निर्भर करती है। अब यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आता है। कौन सा? पहला तो ये वाला समीकरण हम बना लेते हैं, और दूसरा आपका ये वाला समीकरण बना लेते हैं। दोनों समीकरण जब मिल जाएंगे तो आपका एक फॉर्मूला बन के आएगा। ध्यान से देखना, समीकरण आपका जो 1 है और 2 है, अगर ये दोनों मिल जाए तो आपका एक फॉर्मूला बन के आता है, जो कि है रेजिस्टेंस का एल के, मतलब लंबाई के, तो ये क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। लेकिन एरिया के लिए वो अपोजिट काम करेगा। तो आपका ये यहाँ पे फॉर्मूला बनके निकल जाता है। इसमें हम जब ये साइन हटाएंगे, आपका जब ये साइन हटेगा तो ये आपका बन जाएगा रो का साइन। किसका? रो का। तो इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे रो। ठीक है, यही है जो चालक की निर्भरता को बताएगा। जो चालक की निर्भरता को क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा, आपको निर्भरता को क्या करेगा? बताएगा। समझ आई? तो ये आपका, इसमें ये जो आपका रो है, सबसे पहले ये देखो, जो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, जो प्रतिरोध का जो प्रतीक है वो तो आपका आर है। ठीक है, जो इसका मात्रक निकल के आएगा वो होता है आपका कुछ इस तरह से। उसका नाम ही क्या होता है? उसका नाम ही ओम होता है। क्यों? क्योंकि भैया मैंने आपको बताया था पहले टाइम में साइंटिस्ट अपने नाम पे ऊपर बहुत सारी चीजें दे देते थे जो भी वो डिस्कवर करते थे। समझ आई? तो इन्होंने ये वाला आपको मात्रक दे दिया है जिसका नाम ही क्या है? ओम है। ये किसका मात्रक है? ये आपका प्रतिरोध का मात्रक है, बोले तो रेसिस्टेंस का। किसका? रेसिस्टेंस का मात्रक निकलकर आपका आया है। और अगर मैं यहाँ पे रो की बात करूं, किसकी? रो के मात्रक की बात करूं, तो जो रो का मात्रक निकल के आता है आपका, वो आता है ओम मीटर। ओम का मीटर, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये आपका रो का मात्रक निकलकर आया है। और उसका जो प्रतीक है वो क्या होता है? जो रो का आपका प्रतीक होता है वो होता है आपका कुछ इस तरह से। ठीक है, समझ आई? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके कई फॉर्मूलाज निकल के आगे हैं। ठीक है,
पहला आपका मैंने बताया लंबाई के इक्वल होता है, समान होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जितना क्षेत्रफल बड़ा होगा उतना ही रेजिस्टेंट कम होगा। तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इन दोनों समीकरण को मिला के जो हमारा समीकरण बन के निकल कर आया है, उसमें जब हमने ये वाला साइन हटाया तो हमारा जो साइन कन्वर्ट हो गया वो आपका रो में बदल गया। किसमें? रो में। अब रो ही जो है वो आपको बता देगा कि भैया चालक की निर्भरता क्या है और किस पे डिपेंड कर रही है। समझ आया? और मैंने आपको साथ साथ मात्रक भी बता दिया। मात्रक पूछा जाता है, एमसीक्यू में आ जाएगा। और बाकी जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो मात्रक लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो बच्चों आई होप आपको आज की लेक्चर में बहुत मजा आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ओम के नियम के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आते हैं। जितने पीवाईक्यूज में हो रखे एक तो वो हम करेंगे, और एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू सो मच।